कि भाई जो सब कुछ लीगल होता है ना, एक काम करो तुम जा करके कंप्लेन कर दो कि इन लोगों पे मैंने पैसा भेजा है, वो पैसा कर नहीं रहे हैं वापस और ना मेरा कॉल उठा रहे हैं। तो वो अखिल से कहता है कि भाई तुम एक काम करो, मैंने इनके घर वगैरह में बात की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तुम जाके कंप्लेन करो। तो वो अखिल कहता है कि ठीक है भाई मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये वो, हाँ मैं करूंगा, बट उसकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं होती। फिर अगला दिन आ जाता है, वो बस विशाल पे कॉल करता रहता है कि भाई मेरे को अपनी बाइक वो करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, जो ये किसी और का पैसा होता है हमारा नहीं होता, ये वो। तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजें हमें मालूम पड़ती है। फिर इतना ही ये सब कुछ चल रहा होता है। तो अगले दिन 21 तारीख को 21 तारीख को वो पैसा जो भी हम अकाउंट्स में रखे होते हैं, बैंक की तरफ से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है और लीन में डल जाता है, जहां से डिडक्ट नहीं हो पाता। जो भी हमने जिस अकाउंट में रखा, मेरे पास जो पैसा भेजते हैं नेक्स्ट डे मैं इस पर रिटर्न कर देता हूँ वो पैसा पूरा। तो भाई वो जो भी हमने जिस अकाउंट में रखा होता है, हमें पता लगता है पैसा कट गया है। तो हम सोचते हैं कि चल उसने कंप्लेन किया होगा रियलिटी में कि उसका पैसा था, कट गया, उसको वापस मिल गया। हम लोग ये सोचते हैं अपने माइंड में। बट फिर आगे क्या होता है, 1-2 दिन में वही 2 जनवरी तो उससे पहले फिर राहुल पे वही सेम एलईए की ईमेल वगैरह, वही सेम प्रोसेस जो पहले फॉलो हुआ था अकाउंट फ्रीज का, वो स्टार्ट हो जाता है। फिर इतने में ही हम लोग को लगता है कि उन लोगों ने कंप्लेन किया अखिल वगैरह ने, और ये पैसा वगैरह आ गया। फिर क्या होता है कि एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है इन सब चीजों में। मेरे एग्जाम वगैरह भी चल रहे होते हैं उस टाइम कॉलेज के, तो उस चीज में मैं ध्यान नहीं दे पाता। और अगले ही 1 तारीख के दिन, न्यू ईयर के दिन, वो 2 जनवरी को न्यू ईयर के अगले दिन कॉल आता है विशाल के नंबर पे, ये मेरठ पुलिस का। तो मेरठ पुलिस का कॉल आता है और उस टाइम विशाल अपने ऑफिस गया हुआ होता है नोएडा। हाँ, तो मेरठ पुलिस का कॉल आता है कि साइबर क्राइम ब्रांच का। अच्छा। कि जो हम आपके घर के पास है, तो आप कहाँ हो, हमें आपसे बातचीत करनी है, आपसे मिलना है हमें। तो विशाल बोलता है मैं तो ऑफिस में हूँ। जो सर बताइए क्या बात है, किस वजह से आप आए, कौन सी कंप्लेन हुई है, क्या हुआ है। तो वो कहते हैं मेरठ पुलिस वाले कि तुम आओ हमसे मिलो, तुम्हारे कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है, तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है। वो उस टाइम तक बताते नहीं कि वो साइबर क्राइम ब्रांच से है, ये वो कुछ नहीं बताते हैं। अच्छा। तो वो उसके बाद विशाल के घर जाते हैं, बट घर पे कोई होता नहीं है। तो वो कॉल करके बताते हैं कि तुम्हें आकर के हमसे नियर बाय थाना में मिलना होगा, जो कि हमारा गोची थाना है, संजय फरीदाबाद पहुंची। हाँ, तो फिर वो शाम को विशाल आता है, फिर अपने भाई वगैरह को उससे पहले भेजता है थाने पे कि जा तो बात करके आ, क्या मैटर है पूरा। तो उसके भाई वगैरह जाते हैं। तो वो कहता है कि जो हम विशाल से ही मिलेंगे, पुलिस वाले ऐसा कहते हैं, हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें कह के विशाल को बुलाया जाता है। फिर वो ऑफिस से डायरेक्ट थाने पे आता है सीधा। फिर उसको मेट्रो स्टेशन से मैं खुद अपनी बाइक से लेकर के उसको थाने तक लेके जाता हूँ। फिर थाने में उनकी बातचीत चलती है विशाल से काफी देर तक, 1-2 ये सब 2 जनवरी का बात है, 2 जनवरी की रात का बात है। 2 जनवरी को नियर बाय हमारे थाने पे 2-3 घंटे विशाल से बातचीत चलती है, उससे पूछताछ होती है, उसके फोन वगैरह कुछ। अच्छा, जब तक तो तुम लोगों को यहाँ पे शक लग गया होगा कि ये वो जो 1 लाख, हाँ, हमारे माइंड में आता है कि जो हमने 1,40,000 नहीं दिए हैं, हाँ, ये उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। अच्छा। तो हम तैयार थे उसके लिए कि हाँ भाई अमाउंट डिडक्ट हो गया, जो भी थोड़ा बहुत डिडक्ट नहीं हुआ है वो हम जमा करने को तैयार थे। अच्छा। और हम सारा सपोर्ट करने के लिए तैयार थे इस चीज, अभी भी करने को तैयार है, आगे भी जो भी मदद वगैरह चाहिए होगी। हम यहाँ तक कि पुलिस ने हमसे कोई पर्सनल लेवल पे ना बातचीत की है, ना कोई जांच पड़ताल की है, बस उन्होंने वो उस चीज पे मैं आगे आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ। पहले फिर वही पूछताछ चलती है 2-3 घंटे। हम लोग, विशाल का भाई, मैं और 1-2 दोस्त, हम लोग बाहर खड़े रहते हैं, हम इंतजार करते हैं क्या बात होगी। फिर वो आकर के बाहर निकल करके अचानक से हमसे बोलते हैं कि 5 लाख का कोई फ्रॉड है, मतलब टोटल 28 लाख का कोई फ्रॉड है, जिसमें 5 लाख रुपए विशाल के अकाउंट पे आए हैं कमीशन के। तो ये इस वजह से हम इसको वो कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, अभी हम मेरठ लेके जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि 5 लाख का तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर अचानक से हमारे माइंड में क्लिक होता है कि हाँ, अक्टूबर के मंथ में जो 5 लाख आए थे, ये वो उसकी वजह से सबसे पहली बार जो विशाल ने करा था, अखिल को पैसा दिया था, तो वही दिया था, उस वक्त की बात है। अक्टूबर का बाद दिसंबर में हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। तो वही, तो हमारे माइंड में अचानक से क्लिक करता है कि हाँ, उस टाइम ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके लिए भी मेल्स वगैरह आते रहती थी, तो कहीं उस वजह से तो नहीं हुआ। फिर उसके लिए मैंने बोला भी, जब वो पुलिस वाले बाहर आए बातचीत करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि जो सर 5 लाख रुपए वो आए थे, बट वो 5 लाख पूरे हमने जिससे आए थे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है,
हम पे 1 भी रुपए नहीं है। बट पुलिस वाले कुछ भी कॉपरेट वगैरह करने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने विशाल का फोन अपने पास लिया, तो फोन में उन्होंने चैट्स वगैरह देखी, तो चैट में जो विशाल ने हमारे अकाउंट अखिल को दिए थे, उसको एज अ प्रूफ कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, जो कि इंटेंशन नहीं था विशाल का ऐसा भी कुछ भी करने का, उसको एज अ उसके तौर पे यूज किया और फाइल वो बनाई, केस फाइल तैयार की कि विशाल कमीशन लेता था और अकाउंट अरेंज करके इनको देता था, जो एक गैंग का मेंबर था, फ्रॉड कर रहे हैं, पूरा एक गैंग है उसका मेंबर था। तो ये चीजें उस पर चार्जेस वगैरह लगाए और उसको उसी टाइम रात में 9 बजे के आसपास लेकर के मेरठ चले गए। तो हमने पूछा भी कि क्यों लेके जा रहे हो, इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये वो। तो उन्होंने कहा कल थाने पे आइए, वहीं पे बात होगी, जो अभी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग सारे, विशाल का भाई वगैरह, भैया वगैरह, उसके पापा उस टाइम गाँव पे थे तो वो नहीं जा पाए, हम सब लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं पुलिस वाले हमसे कि जो आप 5 लाख या तो हमें दे दो। हाँ। तो हम इसको 5 लाख वो रिश्वत मांग रहे थे क्या? उन्होंने कैश देने को कहा था, 5 लाख कैश। हाँ, कि 5 लाख आप हमें दे दो, हम इसको सरकारी गवाह बना देंगे। तो इनडायरेक्टली हो सकता है रिश्वत ही मांग रहे हो, हमें लगा कि 5 लाख देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी अगर हमारा दोस्त बाहर आ जाए, बट हमें लगा कि हम पैसा भी दे दें, ये लोग अपने पास रख ले, कल को मुकर जाए कि कोई पैसा ऐसा आया नहीं है। अच्छा। और इस वजह से कोई अगर कानूनी तौर पे वो करते कि हाँ ब्रांच में 5 लाख जमा हो रहा है, जो जिस बंदे का चोरी हुआ है उसको मिलेगा ये वो, अच्छा, तो हम तैयार थे पैसे देने को, जबकि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हमें पता था कि हाँ आगे चल के केस सॉल्व होगा तो हमें हमारे पैसे वापस ही मिलने हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं वो करने को तैयार थे। उन्होंने कहा 5 लाख दे दो, हम इसको सरकारी गवाह बना देंगे। अच्छा। तो हमने फिर भी उसके लिए जो भी हो सकता था वो किया, हमने बात की। तो उनको वही रूल होता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का होता है। बिल्कुल। तो हमने उनसे डिटेल्स वगैरह भी मांगी कि आप क्या चार्जेस लगा रहे हो, किस बेस पे उठा रहे हो ये वो। तब जाकर के उन्होंने कोई हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया पुलिस ने। अच्छा। फिर उन्होंने बाद में जब मजिस्ट्रेट के पास गए तो वो वहाँ पे बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का केस लगा है। अच्छा। जो नॉर्मली आप लोग अभी कॉलर ट्यून्स वगैरह पे भी होम मिनिस्ट्री ने चालू किया है कि लोग फेक पुलिस वाले बन करके या कोई भी ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, ये सब बन करके पब्लिक नॉर्मल किसी भी रैंडम पर्सन को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है या एयरपोर्ट से आपका लड़का पकड़ा गया है, जो भी रेप के चक्कर में, मर्डर के चक्कर में, या आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ा गया है, LSTM करके एक ड्रग्स है, ये सब चीजें नॉर्मली यूज करते हैं, डराते हैं वो फेक कॉल करके, आपको पूरा घबराने की कोशिश करेंगे। फिर आपसे बोलेंगे कि आपको अभी किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना है, पूरा आपको एकदम एक रूम के अंदर डिजिटली अरेस्ट करके रखेंगे, आपसे सारी चीजें पूछेंगे और लास्ट में आपसे बोलेंगे इस प्रोसेस में आपको वो 1 दिन भी रख सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक लोग डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। वाकई में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज है? डिजिटल अरेस्ट जैसा सरकारी कानून के तौर पे कोई चीज नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। वो लोग अपना ये डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड। तो वही उसमें वो आप लोगों को 1 से 2 दिन तक आपको अपने ही कमरे के अंदर अरेस्ट करके रखेंगे, बोलेंगे आपको किसी से बात नहीं करनी, आपका फोन नहीं यूज करना है, और लास्ट में फिर वो आपको ऑफर देंगे ना कि आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, जो भी अमाउंट है आपकी, वो उस हिसाब से पहले ही उस बंदे को ट्रैक करके रखते हैं कि उसकी क्या क्षमता है देने की। अच्छा। अब जहां तक ज्यादातर केसेस में अगर आप लोग देखेंगे तो जो भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं वो काफी ऊंची पोस्ट के सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। जैसे कि इस केस में, विशाल के केस में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। अच्छा। तो वैसे ही एक मुंबई में केस हुआ था जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का केस है, उसमें 12 करोड़ रुपए एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन से डिजिटली अरेस्ट करके लिए गए थे जी। तो ये पहले से ही ट्रैक करके रखते हैं एक बंदे को कि किसको वो करना है, इन लोगों पहले से उनकी निगरानी होती है। मतलब आप सब ऐसा नहीं है कि किसी रिक्शे वाले को फोन करके बोलेंगे कि 12 लाख रुपए दे दो। हाँ वही, वो आपको पहले से ही आपका नाम, आपका डिटेल्स ऑलरेडी होता है, नाम वगैरह, आपके बच्चे का नाम, ये सब पहले से उनको पता होगा कि आपका एड्रेस हो गया, आपका आधार कार्ड का नंबर तक उनको पता होता है। बताओ कि आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है। तो फिर वही वो ऐसी चीजें, तो उस डिजिटल अरेस्ट का विशाल पे चार्जेस लगाया कि इसने डिजिटली अरेस्ट किया है और आर्मी ऑफिसर से 28 लाख रुपए ठगे हैं। तो फिर हमने देखा कि जब उसकी एफआईआर की मजिस्ट्रेट के पास पेश हो गया वो, फिर उसको वो मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहां पे ट्रांसफर कर दिया विशाल को। तो एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई उसके बाद। तो एफआईआर की कॉपी जब मैंने पढ़ी ध्यान से तो उसमें लिखा था जो एफआईआर हुआ है वो किसी असाक कंस्ट्रक्शन के करंट अकाउंट के ऊपर हुआ है।
तो ये असाक कंस्ट्रक्शन एक, जो हम फरीदाबाद सिटी जिसमें रहते हैं उसी सिटी में उसने जो फेडरल बैंक का ब्रांच है नियर बाय, वहां पे जाकर के उसने 6 महीने पहले ये करंट अकाउंट खुलवाया है। अच्छा। ये सारी जानकारी, जैसे कि वकील ने हमसे, जो विशाल के लिए हमने वकील हायर किया था, उसने बोला था कि तुम फेडरल बैंक में जाओ और विशाल का स्टेटमेंट मांग के लेके आओ, तुम्हारे केस में काम आएगा ये। अच्छा। तो वही हमने कहा कि ठीक है हम जाते। तो फेडरल में हम गए, हम एफआईआर की कॉपी लेके गए थे अपने साथ, कि बैंक वाले हमें पता था देंगे नहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने बैंक से बोला कि जो ऐसा ऐसा एफआईआर हुआ है, तो आप हमें विशाल की स्टेटमेंट की जरूरत है केस के मकसद से। तो उन्होंने फिर चेक किया तो देखा कि उसमें विशाल के अकाउंट में किसी असाक कंस्ट्रक्शन के नाम से 5 लाख रुपए आए हैं, वही 5 अक्टूबर को, जो अखिल ने करवाया था। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने कहा ये असाक कंस्ट्रक्शन कौन है, तो उसने जैसे ये नाम पढ़ा ना बैंक वालों ने, बैंक मैनेजर ने, हाँ, तो उसने सीधा हमसे कहा ये तो असाक कंस्ट्रक्शन वाले हैं, इन्होंने 6 महीने पहले ही आकर के यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाया, जो हम इनको जानते हैं, हम अच्छा। इनसे मिले हुए हैं, हम इनको देखे हैं। तो मैंने कहा सर आप इनके बारे में बता सकते हो? कह रहे कि ये केस भी इन्हीं के नाम पे फाइल हुआ है, विशाल का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है एफआईआर में, और जो कि सही बात थी, विशाल का इसमें कोई डायरेक्ट नाम था नहीं एफआईआर में। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे किसी की पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो जो वो बंदा जो था साक कंस्ट्रक्शन वाला, वो फरीदाबाद का ही था। अच्छा। उसका ऑफिस वगैरह का गूगल वगैरह पे हमने एड्रेस चेक किया तो फरीदाबाद में ही दिखाया। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं वहाँ पे जाके देखे? जैसे मैं गया भी था 1-2 दिन बाद, लेकिन जब मैंने देखा उस एड्रेस पे कोई वैसा ऑफिस था ही नहीं। मतलब फ्रॉड फेक कंपनी थी, उन्होंने करंट अकाउंट खुलवा रखा था मेरे हिसाब से इसी मकसद के लिए। अच्छा। कि कल को आगे चल के हम ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा। तो वही फिर उसके बाद जो हमने न्यूज़पेपर का आर्टिकल वगैरह भी, जैसे नॉर्मल लोकल न्यूज चैनल वाले होते हैं, उस पे भी यूट्यूब वगैरह पे आ रखा था इस केस से रिलेटेड। अच्छा, न्यूज चैनल्स पे भी आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आजकल ये साइबर फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज्यादा ही चल रखे हैं। ये आप नॉर्मली बताऊं तो एक डेली के कम से कम भी तो 100 केसेस हर पुलिस स्टेशन पे ऐसे साइबर फ्रॉड के आ ही रहे हैं। अच्छा। और देश में लगा लीजिए कि 10,000-10,000 करोड़ के आसपास एक साल में पिछले 2024 में साइबर फ्रॉड हुआ है। अच्छा। इतने लोगों का पैसा अब तक डूब चुका है। ये सब आपने रिसर्च करा है? ये जब मेरा दोस्त 2 तारीख को जब उसको लेके गए, 3 तारीख को हम लोग मजिस्ट्रेट के पास पेश हुए, तो उसका कोई बेल वेल खारिज कर दिया गया उस टाइम के लिए। फिर उसको वहां के डिस्ट्रिक्ट जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष था। उसका बस इतना एक उसने गलती कर दी कि उसने दोस्ती में आकर के अपने दोस्त की मदद करने के लिए सिर्फ उसको अपने अकाउंट डिटेल्स, वो भी आप लोगों ने कहा था कि जो हमारा भी करवा दे, जो हम भी कुछ। हाँ, ये तो हमने भी कहा ही था, बट उसकी क्या गलती थी बस इतनी कि उसने अपना अकाउंट दिया उसके ऑफिस के बंदे को, जो कि मेरे हिसाब से आजकल हर कोई अपने दोस्त यार जो भी पुराने हैं, इतना हम लोग सोचते नहीं अकाउंट वगैरह देने से पहले। हाँ। कि क्या ही होगा, दोस्त है ये वो। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। वही तो बस उसकी यही सिर्फ गलती थी जिस वजह से फिर उसको जेल लगे। हमारा एकदम बिल्कुल मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ चुका था हमारा। मतलब अभी विशाल इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है HCL टेक में। वही तो हमें लगा कि पढ़ने वाला एक विद्यार्थी, जो कि कितना एज होगा विशाल का? विशाल की 22 साल एज होगी। 22 साल एज। हम सबकी 22 साल 23 साल के आसपास ही एज है सब अभी। तो अभी वही हमारा दिमाग उस टाइम इतना, जब हमने अपने दोस्त को हथकड़ी में देखा तो हमारा जो कह सकते हैं मेंटल लेवल वो एकदम ही खराब हो गया कि ऐसा क्या कर दिया हमने, क्या गलती कर दी जो ऐसा हो रहा है। और वो तो टेंशन थी कि विशाल के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर हमें लगा कि हमारे साथ भी तो सेम चीजें ये हुई है। अब यहाँ पे पहले थोड़ा टॉपिक से हटते हैं। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि पुलिस वालों को सही में नहीं पता, जैसे कि विशाल ने क्या उसे बताया नहीं होगा कि अखिल के बारे में, या विशाल ने बताया नहीं होगा कि कैसे अखिल अकाउंट मांगता था, ये सब। हाँ, पुलिस वालों ने क्या लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? तो जो क्या था कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था उसमें लिखा था कि मेरठ पुलिस की 2 टुकड़ियां, हाँ, मतलब कि 2 जो होते हैं उन्होंने 2 टीम्स बना करके फरीदाबाद में भेजा पकड़ने के लिए। किसको? वो आर्टिकल का मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे। उन्होंने पकड़ने के लिए भेजा असाक कंस्ट्रक्शन को। क्यों? क्योंकि मेन तो जो फ्रॉड का पैसा था डिजिटल अरेस्ट का, जो आर्मी ऑफिसर के साथ हुआ है, एयरफोर्स ऑफिसर के साथ, वो किसके अकाउंट में है? असाक कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में। तो उन्होंने जो 2 टुकड़ियां बना के भेजा था वो असाक कंस्ट्रक्शन को पकड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि कभी भी किसी केस में कोई नॉर्मल सस्पेक्ट को तो पकड़ेंगे नहीं, जो प्राइम नंबर पे सबसे पहले उसको पकड़ा जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डायरेक्ट विशाल को पहले पकड़ने आएंगे। तो उन्होंने असाक को भेजा था
तो वो फरीदाबाद में इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे वो हो गई कोइंसिडेंस कि वो भी फरीदाबाद का था और विशाल भी फरीदाबाद का ही निकला। अब ये इनकी सोची समझी साजिश थी कि जहाँ का बंदा होगा हम उसी के बंदे को पकड़ करके उसके अकाउंट में पैसा करेंगे, या फिर ये कोइंसिडेंस हो गया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा। तो वही हुआ कि उन्होंने असाक कंस्ट्रक्शन को पकड़ने के लिए भेजा यहाँ पे, बट असाक कंस्ट्रक्शन वाला या तो उनसे पकड़ा नहीं गया, क्योंकि साइबर क्राइम ऑफिसर्स का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि असाक उनके हाथ में नहीं लगा, और ये क्या बोलते हैं, तो सेकेंडरी नंबर पे फिर उन्होंने कहा कि सेकंड लेयर पे किस पे पेमेंट हुई है। तो विशाल में सेकंड लेयर वो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि आपने डिजिटली अरेस्ट किया, ठीक है, किसी को, उससे आपने समथिंग एक सम अमाउंट लिया उसको वो करने के लिए, जो भी झूठ बोल करके, मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए लिए उससे, तो वो कभी भी उस 50 लाख को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। अच्छा। पहली बात तो वो किसी भी बेनामी कंपनी पे पैसा मंगाते हैं, जैसे इस केस में असाक कंस्ट्रक्शन था। तो 50 लाख मान लीजिए कि असाक के अकाउंट में आया, तो वो छोटे छोटे माइनर्स अकाउंट अरेंज करते हैं। अच्छा। तो अखिल जैसे मीडिएटर्स का काम होता है कि वो, अखिल जैसे और भी मीडिएटर्स, ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चेन है। अच्छा। जिसमें कम से कम भी नहीं तो 100 से कम लोग नहीं होंगे। अच्छा। तो वही हर एक चेन मेंबर का कुछ ना कुछ काम होता है। किसी का काम होता होगा डिजिटली अरेस्ट करने का, किसी का कॉल पे बात करने का, किसी का यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस वाले जो आई थी, मेरठ पुलिस, वो असाक कंस्ट्रक्शन को पकड़ने आई थी। हाँ जी। लेकिन वहाँ पे उससे असाक कंस्ट्रक्शन या तो मिला नहीं, जब मिला तो हो सकता है उन्होंने पैसे दे दिए और रिश्वत दे दी पुलिस वालों को, क्योंकि विशाल भी फरीदाबाद का था, असाक कंस्ट्रक्शन भी फरीदाबाद का था, तो इसलिए वो विशाल को पकड़ के ले गए। फिर उन्होंने देखा सेकंड लेयर पे किस पे पेमेंट आई है, तो वो वही जो मैं बता रहा हूँ कि वो छोटे छोटे अकाउंट्स अरेंज करते हैं, उन अमाउंट को फिर 50 लाख को स्प्लिट कर देते हैं उन सारे अकाउंट्स में। मान लीजिए कि उन्होंने 10 अकाउंट अरेंज किया तो 5-5 लाख 10 में स्प्लिट कर दिया। और उसके बाद नेटलर, स्क्रिल जैसी जितनी भी पेमेंट गेटवे साइट्स है, सब फेक वेबसाइट्स होती है, केवल